हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्रो अप एकेडमी और मैं हूं आपके साथ ईशा मैम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, उसका कॉजेस, क्लासिफिकेशन एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे एनीमिया और उसका क्लासिफिकेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया तो आपको पता ही है कि एनीमिया क्या होता है। ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें आरबीसी काउंट, एचबी कंटेंट एंड पीसीवी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसके क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़े थे, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब न्यूट्रिटिक सब्सटेंस की डेफिशिएंसी के कारण जो एनीमिया होगा उसे हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। और उसी का एक टाइप क्या है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। ओके, तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जिसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं, लार्ज होती हैं। मेगैलो की मीनिंग ही होती है लार्ज, तो इसमें आरबीसी का साइज क्या होगा, लार्ज होगा, पर आरबीसी की काउंटिंग डिक्रीज होती है। ठीक है, तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण होता है। जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है वह क्या करता है, डीएनए के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि इन दोनों सब्सटेंस की डेफिशिएंसी होगी तो डीएनए का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, और इमैच्योर सेल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में पेरिफेरल स्मीयर में हमें मैक्रोसाइटिक आरबीसी दिखाई देंगी। ठीक है, अर्थात जो एमसीवी की वैल्यू है, एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 100 फेम्टोलीटर। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का साइज क्या हो गया है, लार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि आरबीसी का साइज लार्ज हुआ है तो ये क्या होगी, अपने लाइफ स्पेन से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक, आरबीसी के क्योंकि फ्रेजाइल हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का कॉजेस। फर्स्ट आएगा इनएडिक्वेट इनटेक, या हम बोल सकते हैं पुअर डाइट। पुअर डाइट, दो सब्सटेंस है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। यदि इनके सप्लीमेंट्स हम कम इनटेक कर रहे हैं, फूड में सोर्स कम ले रहे हैं, इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। सेकेंड आ जाएगा माल एब्जॉर्प्शन, इसमें आता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, इसमें क्या होगा, विटामिन B12 आप प्रॉपर डाइट में ले रहे हो पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक की पेराइटल सेल्स में इंट्रिंसिक फैक्टर के से। ठीक है, तो यदि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, कम सिक्रेशन होगा तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा इंक्रीज रिक्वायरमेंट, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, प्रेगनेंसी एंड ग्रोइंग चिल्ड्रंस में इन दोनों सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ड्रग्स इंटरफेयरिंग विथ डीएनए सिंथेसिस, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। और लास्ट आ जाएगा क्रोनिक एल्कोहलिज्म। एल्कोहल क्या करता है, फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, कॉजेस हो गए इसके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहले ही हमने क्या देखे थे कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी न्यूट्रिशन के बेस पे आ जाएगा। फर्स्ट कहता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, और सेकंड आएगा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब हम एक एक इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन B12 के सोर्स क्या है। ठीक है, तो विटामिन B12 के सोर्स क्या होते हैं, एग, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट। मतलब विटामिन B12 को ह्यूमन के द्वारा सिंथेसिस नहीं किया
किया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में ही विटामिन B12 प्रेजेंट होते हैं। ओके, लाइक एग, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 का सेकेंड नाम क्या होता है? कोबालामिन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि विटामिन B12 के सोर्सेस क्या क्या हैं। डिक्रीज इनटेक, यदि आप डाइट में क्या हो रहे हो, कम विटामिन B12 का सोर्स ले रहे हो। ठीक, सेकेंड आ जाएगा माल एब्जॉर्प्शन, प्रेगनेंसी की पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन में। और लास्ट आता है लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, यदि पैराइटल सेल्स डैमेज हो जाती है या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन कम होने लगेगा तो उस कंडीशन में भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, जो विटामिन B12 है उसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 2 mg पर डे। यदि आपने सोर्स में 2 mg से कम यदि ले रहे हो, फूड में इंटेक कर रहे हो, सप्लीमेंट्स कम ले रहे हो, तो आपको विटामिन B12 हो सकता है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो जो वेजिटेरियन पर्सन होते हैं उनमें मोस्टली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में तो विटामिन B12 प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन में, नॉन वेजिटेरियन है तो एग, मिल्क प्रोडक्ट, मीट सभी ले रहे हैं तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर कंडीशन में होती है। ठीक है, और जो विटामिन B12 है वो कुछ परसेंट स्टोर कहाँ होता है? लीवर में। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज भी हो गया हमारा, डिक्रीज इनटेक, मैल एब्जॉर्प्शन एंड लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। आई होप आपको विटामिन B12 समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो सबसे पहले जब हम डाइट में विटामिन B12 लेंगे तो विटामिन B12 क्या होगा? सिलाइवरी ग्लैंड में जो सिलाइवा सिक्रेट हो रहा है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? विटामिन B12 प्लस सिलाइवा, और सिलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? आर बाइंडर। ठीक है, तो विटामिन B12 किस में मिक्स होगा? सलाइवा में मिक्स हुआ तो माउथ से ये कहाँ जाएगा? स्टमक में। ठीक है, ये मिक्स होके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम बोलते हैं RB12 कॉम्प्लेक्स। तो ये RB12 कॉम्प्लेक्स कहाँ गया? स्टमक में। अब स्टमक में क्या प्रेजेंट होती है? पैराइटल सेल्स, जो कि क्या करेगी? पैराइटल सेल्स क्या करती है? इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करेगी। तो यहाँ जो RB12 कॉम्प्लेक्स आया है कहाँ? स्टमक में। पैराइटल सेल्स सिक्रेट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर को, और ये क्या होंगे? मिक्स होंगे, और मिक्स होके क्या बनाते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब क्या होगा? यहां से ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो जाएगा इंटेस्टाइन के अपर थर्ड पार्ट में। ठीक है, और अपर थर्ड पार्ट में जब जाएगा तो यहां से जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और विटामिन B12 जो बना है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा म्यूकोजल सेल्स के द्वारा, या म्यूकोजल मेम्ब्रेन के द्वारा इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होके ये कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड को और हम क्या बोल सकते हैं? विटामिन B9, या इसे फॉलेट भी बोला जाता है। अब फॉलिक एसिड के सोर्स क्या आ जाएंगे? ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश
की डेली नीड होती है 50 mg पर डे, ठीक। और इसका स्टोरेज भी क्या कहाँ होता है, 50% होता है लीवर में। और जो फॉलिक एसिड के सोर्स हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कि यदि उसे हम क्या करेंगे 10 to 15 मिनट्स तक बॉईल करेंगे तो जो फॉलिक एसिड है वो नष्ट हो जाएगा। मतलब फॉलिक एसिड के सोर्स क्या होते हैं, हीट लेबाइल होते हैं। क्या होंगे, हीट लेबाइल, हीट लेबाइल होते हैं, ठीक है। आया समझ में। इसलिए जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल को क्या करो, बनाओ पकाओ, तो उसको कम बॉईल करना है जिससे कि फॉलिक एसिड नष्ट न हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस। फर्स्ट आएगा पुअर डाइट, यदि आप क्या कर रहे हो ग्रीन वेजिटेबल्स या जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनका यूज कम कर रहे हो, उनको इनटेक कम कर रहे हो। सेकेंड आ जाएगा माल एब्जॉर्प्शन, फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। या नेक्स्ट आएगा एल्कोहलिज्म की कंडीशन में, यहाँ भी हमने कॉजेस में देखे थे क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। एंड लास्ट आ जाएगा ड्रग्स के मेडिसिन का यूज करने से। अब इसका देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन। इसका एब्जॉर्प्शन, तो ये जो हमने डाइट में क्या लिए हैं, फॉलिक एसिड लिए हैं, ये पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले पॉलीग्लूटामेट को मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन मोनोग्लूटामेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बाइल जूस में और पैंक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉलीग्लूटामेट को मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और एब्जॉर्ब होके ये कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर में फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के, एनीमिया जैसे कॉमन सिम्टम्स ही दिखाई देंगे इसमें, फटीग, वीकनेस, ब्रीथलेसनेस, पिलर स्किन, ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, ठीक है, एनोरेक्सिया मतलब भूख कम लगना, डायरिया एंड कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। किसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 की। यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ बैलेंस, मेमोरी लॉस, टिंगलिंग, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। इसके अलावा और भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और लास्ट हमारा आ जाएगा लेबोरेटरी डायग्नोसिस। जब किसी भी पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिखाई देगा तो उसका हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे जिससे कि कंफर्मेशन हो पाए, ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि हमारी रूटीन पैथोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टेस्ट है या मोस्टली जो यूज होने वाला टेस्ट है, ठीक। इसमें आएगा पहले हीमोग्लोबिन, तो एनीमिया है, एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, HB का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पीसीबी वैल्यू डिक्रीज होगी, RBC भी डिक्रीज होगा, ठीक, क्योंकि हमने क्या देखे थे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में RBC लार्ज साइज की रहेंगी, बट RBC काउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। PCV, इसमें क्या हो रहा है, जो RBC का साइज है मोर देन 7.2 माइक्रोन है, तो PCV की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, मोर देन 100 फेम्टोलीटर। MCH इंक्रीज या नॉर्मल रहेगा, यहाँ MCHC बचा भी MCHC, तो MCHC भी क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर नॉर्मल रहता है। RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट रेटिकुलोसाइट्स, मतलब इमेच्योर सेल्स का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो रेटिकुलोसाइट्स भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ये हो गया हमारा CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। प्लेटलेट्स और WBC नॉर्मल होती हैं। और हम क्या देखेंगे इसमें, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर
एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें किस टाइप की सेल्स दिखाई देंगी, तो इसमें हमें दिखाई देंगी मैक्रोसाइटिक, तब लार्ज साइज की सेल्स ऑब्जर्व होंगी। और क्या जाएगा, हाइपर सेगमेंटेड WBC। जो WBC के न्यूट्रोफिल है, नॉर्मल कंडीशन उसमें 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, पर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में जो न्यूट्रोफिल है उसमें मोर देन 5 लोब्स ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सेल्स दिखाई देंगी जैसे एनिसोपोइकिलोसाइटोसिस, टीयर ड्रॉप सेल्स, होवेल जेली बॉडीज, ये सारी सेल्स आपको पेरिफेरल स्मीयर में दिखाई देती हैं। ठीक है, और हमारे कौन से टेस्ट आ जाएंगे, बायोकेमिकल टेस्ट, जिसमें हम क्या डिटेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यूरिन का एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यूरिन यूरोबिलिनोजन, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, और एक और टेस्ट होता है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बायोकेमिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन और LDH। इसके अलावा सीरम विटामिन B12, ये क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी है, तो विटामिन B12 क्या आएगा, सीरम में डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, और अदर टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, और हमारे और अदर टेस्ट में क्या आएगा, बोन मैरो एग्जामिनेशन। क्या जाएगा, बोन मैरो एग्जामिनेशन, जिसमें कि क्या होगा, जो मेगैलोब्लास्ट है या मेगैलोब्लास्टिक सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें बोन मैरो एग्जामिनेशन में हमें क्या देखें, बोन मैरो की सेल्युलरिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, CBC, PBS, पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल टेस्ट, एंड लास्ट आता है बोन मैरो एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो हम पेशेंट को क्या सोर्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा आप डाइट में सोर्स लें या सप्लीमेंट लें जिससे कि डाइट क्या हो, बैलेंस हो सके। ठीक है, और यदि ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12 की इंजेक्शन लगती है और फॉलिक एसिड को ओरल डोज दिया जाता है। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में कंप्लीट हुआ है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।